हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं जेनेसिस फर्टिलिटी एंड सर्जिकल सेंटर जालंधर। जेनेसिस जो कि निसंतान दंपतियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। डॉक्टर सोनिया कंबोज जो कि एक जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। बहुत सारे निसंतान दंपतियां यहाँ डॉक्टर सोनिया कंबोज से अपना इलाज करवा संतान सुख की प्राप्ति कर चुकी हैं। डॉक्टर सोनिया कंबोज जी के साथ साथ डॉक्टर लखविंदर सिंह यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर लखविंदर सिंह एक जाने माने लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं। हमारी टीम ने डॉक्टर सोनिया कंबोज जी से बातचीत की, जिन्होंने हमें आज की भागदौड़ की दुनिया में इनफर्टिलिटी के कारण व इनके निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आइए करते हैं डॉक्टर सोनिया कंबोज से बातचीत। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसे क्लिनिक के ऊपर जिन्होंने आज तक हजारों की गिनती में उन लोगों को जो बेऔलाद थे उनको एक नई जिंदगी दी है, उनको औलाद का जो है सुनहरा खुशबू दी है, और उसके साथ साथ एज ए लेप्रोस्कोपिक, क्योंकि हमें मालूम है कि डॉक्टर लखविंदर जो वर्ल्ड क्लास डॉक्टर हैं, जिनको केवल पंजाब में नहीं बल्कि हम देखते राजस्थान में, हम देखते हरियाणा में, वो बहुत दूर दूर तक जाकर सर्जरीज करते हैं और उनका नाम है। और ये हॉस्पिटल जेनेसिस जो डॉक्टर सोनिया कंबोज और डॉक्टर लखविंदर ये सेवा में ये जो है लोगों के अर्पित है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। पंजाब प्लस एंड रिची गर्ग जी को मैं जिनको इतने सालों से जानती हूँ, मुझे लगता है 17 साल से तो जानते हैं हम एक दूसरे को। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ वो ये है कि औरतों में जो बेऔलादपन है, इनफर्टिलिटी है, उसके बारे में तो सब बात करते ही करते हैं, पर आज मैं उस बारे में बात करना चाहती हूँ कि एक लेप्रोस्कोपी का रोल इस चीज़ में क्या है। देखो, बहुत सारी औरतें हमारे पास आती हैं कि जैसे हमारे को प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो क्या हर पेशेंट को आईवीएफ पे जाने की ज़रूरत है, या पहले उसको किसी और चीज़ को भी हम इवेल्युएट कर सकते हैं, कुछ और कारणों को भी हम देख सकते हैं। तो ऐसे में दूरबीन से जो जांच है, चाहे वो लेप्रोस्कोपी है चाहे वो हिस्टेरोस्कोपी है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी है। लेप्रोस्कोपी का मतलब होता है कि दूरबीन से हमने बच्चेदानी को, अंडेदानी को, ट्यूब्स को चेक करना, और हिस्टेरोस्कोपी यानी कि यूट्रस के अंदरले हिस्से को चेक करना। अब इन दोनों तरीक़ों से हमें ये पता लग सकता है कि बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ट्यूब्स बंद तो नहीं है, या ओवरी में कोई सिस्ट तो नहीं है, जिनका हम इलाज कर सकते हैं। तो बच्चा ना होने के कारण बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि बच्चेदानी में रसौलियाँ होना, ट्यूब्स बंद होना, या ओवरीज में सिस्ट होना, या और कोई प्रॉब्लम्स इसके साथ। बच्चेदानी के अंदरले हिस्से में कई बार पॉलिप्स होते हैं, या जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में लेप्रोस्कोपी का एक रोल बहुत बड़ा सामने आया है। तो हर पेशेंट को कई बार हमें सीधा आईवीएफ करने की ज़रूरत नहीं है, उससे पहले हम उसको नेचुरल तरीके से भी कंसेप्शन करा सकते हैं, प्रोवाइडेड हमने उसका अच्छे से डायग्नोसिस बनाकर वो लेप्रोस्कोपिकली ट्रीट किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लेप्रोस्कोपी में रसौलियों को हम कैसे निकाल सकते हैं और कितनी रसौलियाँ निकाल सकते हैं। तो हम जेनेसिस हॉस्पिटल में डॉक्टर लखविंदर जो दूरबीन के माहिर हैं और लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ के एक तरह से किंग हैं, मैं उनके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग जो फाइब्रॉइड्स हैं वो 3 तरीके के होते हैं। जैसे एक सबसिरोजल होता है यानी कि बच्चेदानी के बाहरले हिस्से में, एक होता है मास के अंदर यानी कि इंट्राम्यूरल, और दूसरा बच्चेदानी की अंदरली झिल्ली में। जो बच्चेदानी की अंदरली झिल्ली में होता है वह जो है बेसिकली ब्लीडिंग ज़्यादा कॉज करता है, और इसके अलावा जो है वो बच्चा नहीं होने देता। दूसरा, अगर इंट्राम्यूरल है और सबसिरोजल है, वो अगर 4 सेंटीमीटर से छोटे हैं तो कई बार वो तंग नहीं करते, पर अगर वो बच्चेदानी पर और बच्चेदानी की झिल्ली पर दबाव बनाते हैं तो ऐसे में हमें उनको भी निकालने की ज़रूरत होती है। इनका साइज़ अगर 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो हमें ये रसौलियाँ निकालनी चाहिए, और हम दूरबीन से इनको बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। पेशेंट की स्टे जो है वो हॉस्पिटल में 2 दिन तक होती है। कई बार पेशेंट्स हमें आके पूछते हैं कि कितनी रसौलियाँ तक हम निकाल सकते हैं, तो डॉक्टर लखविंदर ने यहाँ पे इस हॉस्पिटल में 25-30 रसौलियाँ भी आराम से दूरबीन से निकाली हैं, और बहुत बड़े बड़े साइज़ की रसौलियाँ यानी कि 18 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की भी रसौलियाँ उन्होंने, 3 किलो तक की भी रसौलियाँ उन्होंने दूरबीन से निकाली हैं। तो इसमें ये पेशेंट को बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, और इसमें जो है एक तो ब्लीडिंग कम होती है, पेन कम होता है, और जो पेशेंट का स्टे हॉस्पिटल में है वो कम होता है, और उसके बाद जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है।
क्योंकि हम इन सब सर्जरीज़ में इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हाँ पेशेंट की फर्टिलिटी कहीं पे डाउन ना हो, तो इसलिए इन सर्जरीज़ को फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरीज़ भी कहा जाता है। यानी कि पूरा फोकस इस चीज़ पे होता है कि बच्चा नेचुरल तरीके से, एक बार हम ये सर्जरी करें तो पेशेंट को प्रेगनेंसी नेचुरल तरीके से हो जाए। अब इसके अलावा जो है लेप्रोस्कोपी का रोल जो है वो एंडोमेट्रियोसिस में भी है, यानी कि खून की गांठें। खून की गांठों का जो मतलब है वो ये है कि हमारी जो अंडेदानी है वो नॉर्मल तरीके में उसमें खून कहीं नहीं होता, पर जब एंडोमेट्रियोसिस आता है यानी कि उसमें छोटी छोटी खून की गांठें बननी शुरू हो जाती हैं। अगर इसका टाइम से इलाज नहीं होता या टाइम से कंसेप्शन इन पेशेंट्स में नहीं होती, तो कई बार ऐसे पेशेंट्स में मेडिकल मैनेजमेंट भी फेल कर जाता है। हम दवाई दे रहे हैं पर उस दवाई से कई बार पेशेंट को प्रेगनेंसी नहीं होती, क्योंकि वो जो भी हम दवाई देते हैं उससे हम एक तरह से पीरियड बंद करते हैं, और जब भी हम किसी पेशेंट के पीरियड बंद करेंगे तो उसको प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ऐसे में एंडोमेट्रियोसिस में, चाहे वो ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, या सीवियर एंडोमेट्रियोसिस जिसको बोलते हैं, यानी कि फ्रोजन पेल्विस भी जिसको बोलते हैं, उनकी सर्जरीज भी हम लोग जेनेसिस हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से करते हैं। और हम ये मान के चलते हैं कि जो एक एंडोमेट्रियोसिस है वो एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है जिसमें पेशेंट को काफ़ी पेन है, और पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन है, डिस्कम्फर्ट है, और पेशाब की थैली पे कई बार ज़ोर पड़ता है, और कई बार और भी दिक्कतें पेशेंट ऐसे में फेस करता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो सर्जरी है अलॉन्ग विद अदर मेडिकल मैनेजमेंट एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। अगर हमने पहली सर्जरी अच्छे से की है, यानी कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एंडोमेट्रियोसिस में बहुत अच्छे से की है, तो ऐसे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेप्रोस्कोपी से होता है। तो जेनेसिस हॉस्पिटल में डॉक्टर लखविंदर उस चीज़ को बहुत अच्छे से करते हैं। और तीसरी चीज़ है ब्लॉक ट्यूब्स। कई बार पेशेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी ट्यूब्स बंद आई हैं, जैसे HSG करी हमने या सोनोसेल्पिंगोग्राफी करी, उसमें ट्यूब्स बंद हैं। अगर उसमें कहीं हमें कोई डिजीज़ अल्ट्रासाउंड पे नहीं लग रही, तो ऐसे पेशेंट्स में हम हिस्टेरोस्कोपिकली ऐसी ट्यूब्स को हम कैनुलेट कर सकते हैं, यानी कि इनमें एक बारीक से स्टेंट होते हैं जिससे हम ट्यूब को खोलते हुए चले जाते हैं, और ऐसा करने से 70-80% पेशेंट्स की जो ट्यूब्स हैं वो खुल जाती हैं, और इनमें से 50-60% पेशेंट्स को नेचुरल प्रेगनेंसी भी हो सकती है। तो ये हो गया हमारा कि हम जब किसी भी पेशेंट को ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा अगर पॉलिप्स हैं और भी कोई चीज़ जो है बच्चेदानी से जुड़ी हुई है, तो वो लोग हम लोग जेनेसिस में हम इन सब चीज़ों का इलाज करते हैं। और अगर इन सब के बावजूद भी कहीं पे प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो फिर हमें IVF पर जाने की ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहब सारे यही बोलते थे कि जब हम जेनेसिस हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर सोनिया कंबोज हमेशा यही कहती है कि IVF इज नॉट ए लास्ट रिजॉर्ट। इनफर्टिलिटी के लिए IVF लास्ट रिजॉर्ट नहीं है। जैसे आपने बोला, आप लोग प्रोसीजर्स करते हैं, और यही कारण डॉक्टर साहब आज आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, अब NRIs की बात कर रहे हैं तो कितने NRIs आपसे टाइम लेकर दिसंबर का, जनवरी का आ रहे हैं, नवंबर के लास्ट में आपके साथ आ रहे हैं। और ये वर्ल्ड वाइड जो है, डॉक्टर लखविंदर ही से सच ए मार्वलस पर्सन, सच ए ग्रेट पर्सन। जैसे वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज करते हैं, और उनको तो हमने देखा, करनाल में भी हमने देखा, पानीपत में देखा, हमने उनको बहुत दूर दूर तक देखा। हम जब यहाँ कवर करने जाते थे तो वो बोलते थे कि आपके लखविंदर सर यहीं भी आते हैं, एंड यू आर लक्की कि वो आपके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ऐसे इट इज़ ऑलवेज अ ड्रीम ऑफ एनी गायनेकोलॉजिस्ट टू हैव अ गुड लेप्रोस्कोपिक सर्जन एंड टू बी एबल टू डू द बेस्ट अंडर वन रूफ। तो एक छत के नीचे अगर हमको सब सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, तो आई थिंक उससे ज़्यादा खुशकिस्मती की बात तो कोई भी नहीं हो सकती। पेशेंट के लिए भी आई थिंक जो इतनी औरतें हैं जो अपने फाइब्रॉइड्स के ऑपरेट करा के जाती हैं, जो बाहर से आते हैं, स्पेशली डॉक्टर लखविंदर का नाम सुनकर आते हैं, और जो हैं उनको, जिनको बेनिफिट होता है एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी के बाद, पॉलिप्स की सर्जरी के बाद, फाइब्रॉइड्स की सर्जरी के बाद, डेफिनेटली वो लोग एक ब्लेसिंग ही मानते हैं टू हैव सच अ सर्जन इन दिस एरिया। यस, NRI बेल्ट का ये है कि देखो चलो अपने जो है अपने साथ बहन भाई हैं जो बाहर गए हैं, हमारे मतलब अपने ही लोग हैं जो बाहर गए हैं, और वहाँ पे जो उनकी सर्जरीज हैं, जैसे कई बार पेशेंट्स आके हमें इंग्लैंड से बोलते हैं या USA से या कनाडा से, क्योंकि वहाँ पे वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है उन सर्जरीज़ का। और कई बार लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमीज़ यानी कि दूरबीन से रसौलियाँ निकालने का जो ऑपरेशन है वहाँ पे होता ही नहीं है। तो कई बार पेशेंट्स हमसे सिर्फ बुकिंग करके आते हैं वहाँ से फ़ोन पे कि हमने आपके बारे में सुना है, और हम सिर्फ 15 दिन की छुट्टी के लिए आ रहे हैं, तो क्या हमारे लिए इतना सफिशेंट है। तो कई बार वो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और वो बेनिफिट करते हैं, और वहाँ जाके जब वो कंसीव कर जाते हैं तो मेरे को लगता है कि वी हैव डन अवर जॉब।
and we are very happy to know that yes, the patient didn't need IVF, the patient need basically एक corrective surgery उसको चाहिए थी, जो हम उसकी अच्छे से दूरबीन से यानी कि लेप्रोस्कोपी से कर पाए। तो यही मेरे को लगता है कि that's a big achievement, and we can't thank Dr. Lakhvinder enough, Genesis Hospital and all the people जो उनसे सर्जरीज करा रहे हैं। मुझे लगता है सभी बहुत थैंकफुल हैं डॉक्टर लखविंदर के, कि वो ऐसी सर्जरीज करके इन औरतों को एक अलग डायरेक्शन देते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि माँ बनना हर औरत का एक ड्रीम है। और अगर उसमें कोई भी सहायक है और कोई भी डॉक्टर ऐसा कुछ प्रोसीजर या सर्जरी कर सकता है जिसको हम फर्टिलिटी एनहांसिंग कहते हैं, तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ी बात है और बड़ी उपलब्धि है। इस नॉर्थ इंडिया के रीजन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। साहब, आपका लंबा एक्सपीरियंस, और सबसे बड़ी बात काउंसलिंग। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, कई बार सिंपल रीजंस होते हैं, आप जब उनसे डिस्कस करते हैं, क्योंकि आप हर पेशेंट का टाइम लेते हैं, उनके साथ जब भी पेशेंट आता है तो वो ई जोन में जाता है। पहले आप उनका प्रेशर रिलीज करते हैं, उनको बहुत थके हुए होते हैं, कई बार 2-2, 3-3 बार वो जो है IVF फेलर के आते हैं, लेकिन यहाँ आकर वो कंसीव कर जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि एक ई जोन, एक काउंसलिंग का जो पीरियड है, जैसे आप उनसे टाइम लेते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप मेल और फीमेल दोनों डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं, और जेंट्स को भी जो मेल पार्टनर होता है उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डॉक्टर लखविंदर के साथ अटैच हो जाता है, बातचीत कर लेता है, और फीमेल आपके साथ कर लेती है, और ये सोने पे सुहागे वाली बात है। डेफिनेटली देखो, एक कभी भी औरत ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है बेल औलाद बन के लिए, आदमी में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और कई बार आदमी को भी बहुत कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत होती है। कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि बीमारियों का रूप नहीं होती, और कई बार छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आदमी भी फेस कर रहे होते हैं, और कई बार वो सिर्फ डॉक्टर लखविंदर से बात करके, काउंसलिंग करके, या छोटी सी कोई दवाई लिखवा के भी वो जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो बेसिकली हम लोग जेनेसिस में हमारी एक ही कोशिश होती है कि हम हर पेशेंट को एक कंप्लीट रूप में देखें, और जहाँ तक हो सके उसकी प्रॉब्लम को हम सिंपली अगर सॉल्व कर सकें तो वो हमारे को लगता है कि करनी चाहिए। कई बार बहुत छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती ही नहीं है, और कई बार सिर्फ बात करने से ही हम पेशेंट से कई बार वो मैनेज हो सकती हैं। कई बार कोई कपल है, आपस में कोई प्रॉब्लम है उनके, तो वो सब भी जो है उनके सबके सॉल्यूशंस हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जेनेसिस में हम सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो एक छत के नीचे ही दे पाएँ, और हम कर भी रहे हैं, और बाकी भगवान चाहिए साथ में, सबसे बड़ी बात तो वही है। जैसा oocyte फ्रीजिंग, जो कि किसी समय में लोग सोचते थे कि ये चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन आजकल जैसे कि लोग कैरियर कॉन्शियस है, पहले तो ये बीमार लोगों के लिए था, कैंसर वाले पेशेंट थे, लेकिन आजकल जैसे oocyte फ्रीजिंग का हर जगह पर ही जो भी IVF सेंटर्स हैं उन्होंने ये भी फैसिलिटी लोगों को दे रखी है। और जलंधर, क्योंकि ये NRI बेल्ट है और बच्चे आजकल जल्दी चाहते नहीं कि हम लोगों की मैरिज जल्दी हो, और उसकी वजह से वो oocyte फ्रीजिंग, कोई स्पर्म जो है वो फ्रीज करा रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि हर तरह की फैसिलिटी हमारे जेनेसिस हॉस्पिटल में अवेलेबल है? हाँ जी, देखो oocyte फ्रीजिंग जो है वो एक मतलब आज के टाइम में जब बच्चे जो हैं, आजकल बेटियां भी बराबर की पढ़ लिख रही हैं और अपने करियर में सेटल होना चाहती हैं, तो ऐसे में एक oocyte फ्रीजिंग, जैसे हम कई बार कह देते हैं कि ये तो शायद बड़े लोग ही करते हैं या एक्ट्रेसेस वगैरह करती हैं, क्योंकि इनका मतलब हम सुनने में जो आता है हमें, पर ऐसा कुछ नहीं है। आजकल जो है हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं आजकल, स्पेशली गर्ल्स, जो हमें आके बोलते हैं कि मैम हमें अभी राइट पार्टनर नहीं मिल रहा, या अभी हम सेटल करना चाहते हैं, हमारी अभी करियर में सेटलमेंट नहीं हुई। तो ऐसे में हम उनके एग्स जो हैं वो फ्रीज़ करके रख सकते हैं, और ये बिल्कुल वैलिड भी है एक तरीके से, बिकॉज अगर हम 35, 36, 37 में कई बार जाके हमारी मैरिज होती है, हमें राइट पार्टनर मिलता है, तो ऐसे में अगर हम फ्रीज़ करके रखते हैं डेफिनेटली वो बेनिफिशियल है, क्योंकि हर कोई इंसान इस दुनिया में यही चाहता है कि मेरे अपने एग्स से मेरे को प्रेगनेंसी हो, बायोलॉजिकली जेनेटिकली जो चाइल्ड है वो मेरा हो। तो ऐसे में एक oocyte फ्रीजिंग हम लोग यहाँ पे करते हैं, और ये एक बहुत सक्सेसफुल प्रोसीजर है। और पहले डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि हाँ, जिन लोगों को कीमोथेरेपी की ज़रूरत होती थी, या जिन लोगों को कोई कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती थी और हमें लगता था कि नहीं अब इसके बाद इनके एग्स नहीं बचेंगे, तो उन लोगों के लिए इंडिकेशन थी। पर आजकल का जो टाइम है, अगर आप चाहो तो oocyte फ्रीजिंग हम कर सकते हैं। स्पर्म फ्रीजिंग की वैसे ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर अनटिल अनलेस कोई बड़ी बीमारी हो किसी को, अदरवाइज तो दोनों चीज़ें यहाँ पे जेनेसिस में अवेलेबल है। डॉक्टर, सबसे बड़ी बात है टीम वर्क। आप लोग डॉक्टर तो काम करते हैं, आप और सर लखविंदर जी,
और उसके साथ साथ टीम। अभी हमने देखा कि 18 साल के पहले जब हम लोग पहले आपसे मिले थे, वो लोग आप भी आज से आपसे अटैच हैं और आपकी टीम इतनी स्ट्रांग है कि आपका केवल ये पार्ट ही नहीं है, उसके साथ साथ नर्सिंग पार्ट, उसके साथ साथ उनकी केयरिंग, उनको काउंसलिंग, हर तरह का जो यहाँ पर एटमॉस्फेयर ऐसा है। एमबीएस बहुत बढ़िया है, बहुत ही खुला डुला हॉस्पिटल। हम लोग तो पहले पुराने हॉस्पिटल में जाया करते थे, लेकिन इस हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब के फादर जो एक ऐसे रिनोड इंसान थे जिनको ये था कि हमने बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी देनी है, और उन्होंने अपने हाथों से हर चीज़ ऐसे बनाई है, ऐसी ऐसी चीज़ें लाए हैं। वो उनको ये था कि हमारा हॉस्पिटल वर्ल्ड लेवल हो। का एक रोल है और उस रोल के बिना हम लोग कंप्लीट नहीं है। अगर एक सर्जरी भी हमें करनी है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी करनी है, उसमें भी हमें कम से कम 6-7 टेक्नीशियंस चाहिए होते हैं जो हर इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल करते हैं, और जो पूरा एक टीम बना के तब हम उस चीज़ को हम सक्सेसफुली कर पाते हैं। ऐसे ही आईवीएफ का है, ऐसे ही ओपीडी का है, ऐसे ही फार्मेसी का है। तो एवरी रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही लैब का है, तो एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिना टीम के तो मेरे को नहीं लगता कोई भी, इवन आपका भी बिना टीम के कुछ नहीं है। आपकी टीम के पीछे भी एक फोटोग्राफर बैठे हुए हैं जो आपका सारा कुछ कर रहे हैं। सो इट्स अ टीम वर्क, एंड अगर आपकी टीम आपके साथ नहीं है और वो दिल से और आत्मा से आपके साथ नहीं है तो फिर यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल। और पापा के लिए क्या कहना चाहेंगे, जिन्होंने हमेशा आपको भी बेटी समझा और हमेशा उन्होंने सेवा की, और वो बहुत ही एक असूली आदमी थे। वो असूलों से नहीं, उनको तो ये था कि हमें यहाँ मनी नहीं बल्कि असूल। हॉस्पिटल को उन्होंने बहुत ही एथिक्स के साथ अपनी जो है स्टार्टिंग जो से आप लोगों को भी गाइड करते रहे। आप तो वैसे भी उनके ही शायद साय में आप और लखविंदर जी ने सेवा की है। देखो ऐसा है कि जो मेरे फादर इन लॉ थे वो सरदार वीर सिंह थे, और वो असिस्टेंट डायरेक्टर रिटायर हुए आईबी से, बट ही वाज अ वेरी ऑनेस्ट ऑफिशियल। एंड एक चीज़ जो मैंने उनसे सीखी वाज वन थिंग इज़ ऑनेस्टी, एंड दूसरा जो सीखा उनसे वो हार्ड वर्क था। वो एंड तक अपना हार्ड वर्क करते रहे, एंड दैट इज़ व्हाट वी लर्न फ्रॉम हिम। एंड सबसे बड़ी बात थी कि वो हमें देख के वो बहुत खुश होते थे जब हम मेहनत करते थे और यहाँ पे होते थे, तो वो जो खुशी थी वो अलग थी। तो आज जो भी हैं मैं उनकी वजह से ही हैं, बिकॉज डेफिनेटली जो उनकी गाइडेंस है वो आज भी हमें गाइड करती है। आज वो चले गए पर आज भी हमें ये नहीं लगता कि वो चले गए, ऐसा लगता कि बस वो यहीं है। तो शायद वो उनका प्यार है जो हमें लगता है। दूसरा जो मेरे पेरेंट, मैं करनाल से हूँ, तो मेरे पेरेंट्स भी बहुत ऑनेस्ट और बहुत हार्ड वर्किंग हैं। मेरे फादर दयाल सिंह कॉलेज करनाल के प्रिंसिपल थे, अभी वो बहुत अच्छे राइटर भी हैं और पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं। तो उनसे भी मैंने ये जो ऑनेस्टी की, पेशेंट के साथ बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है और जेन्युइन तरीके से काम करना है, वो शायद मैंने दोनों तरफ से ही सीख लिया। अपने पेरेंट्स से भी सीख लिया और उधर इन लॉज से भी सीख लिया। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा, ठीक है स्लो ज़रूर रहता है ऐसे में, पर अच्छा रहता है, क्योंकि लॉन्ग रन में चाहे आप डॉक्टर हो चाहे आप कोई भी काम करते हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वेदर आपने अपना काम किस सेटिस्फेक्शन से किया है और रात को आप कितने आराम से सो पाए। तो वो तभी पॉसिबल है व्हेन यू आर डूइंग योर बेस्ट वर्क एंड जेन्युइन वर्क आप काम कर रहे हैं, तो तभी पॉसिबल है। डॉक्टर साहब, यूर एन इंस्टीट्यूशन, आपने हमें समय दिया, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमने आज एक रिव्यू पढ़ा पेशेंट का, जिसने बोला कि मेरे तो यही सब कुछ है, 16 साल से पहले कहते सारा खर्चा भी इन्होंने किया, और आपको तो याद भी नहीं कितने लोगों की आप पे बैक टू सोसाइटी करते हैं, क्योंकि आपके माइंड में ये रहता है कि नहीं, हमने अगर हमारा हाथ में है, भगवान ने हमें कुछ दिया है, तो हमने पेशेंट्स की सेवा करनी है। डॉक्टर सोने जी, हम आपको 17 साल से सेवा करते हुए देखते आ रहे हैं। आपको इन चीज़ों का भी ज़रूरत नहीं है, ना ही आप लोग ज़्यादा स्करिया होते हो मीडिया के ऊपर भी। आपका तो मीडिया, आपके वो पेशेंट हैं जो आपको पॉजिटिविटी देते हैं। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एंड पंजाब प्लस का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आज से नहीं, जब डैडी थे उसी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिछले 17 साल से मैं भी इनको देख रही हूँ कि इन्होंने भी बहुत हार्ड वर्क किया है और चैनल को ग्रो किया है। इतना आसान नहीं है, कहना बड़ा आसान होता है किसी भी चीज़ को ग्रो करना। कोई सिस्टम को हम शुरू भी कर लेते हैं कई बार, और कई बार उस चीज़ को मेंटेन करना भी आसान नहीं है। तो मैं भी आपके बहुत थैंकफुल हूँ, आप डॉक्टर्स तक पहुँचते हैं एंड उनकी बात जो है पहुँचाते हैं लोगों तक, वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।
बदल जांदे ने लेख दिल सच्चा चाहिदा पत्थरां च रब है इरादा पक्का चाहिदा मेरा प्यार तां सब ते पै जाना भारी साडे पक्ष च खड़नी कायनात असारी आपे समझ आ जानी लोकां नूं फायदा कोई तकरीरां च नहीं गिव अप कर चुकी थी एक टाइम पे, बट अगर आप लोग नहीं मुझे वो बोलते ना, मतलब कि मुझे सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं गिव अप कर देती, बट आप लोग साथ थे तो मैं कर पाई, अदरवाइज पता नहीं। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच सबका, पूरे हॉस्पिटल का। अमेजिंग मैम, मैं बहुत लोगों को रिकमेंड करूँगी। नहीं काफी अच्छा सपोर्टिव था, बहुत सपोर्टिव, मतलब सारा ही स्टाफ आप ही